नमस्कार, न्यूज 18 आप देख रहे हैं अपना उत्तराखंड खास बुलेटिन प्रदेशवासियों का। आपके साथ मैं हूं कंचन डोगरा नेगी। देहरादून से खबर सबसे पहले, जहां पर मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत सुबह 11 बजे फंड ट्रांसफर करेंगे। ग्राम पंचायतों को करीब 107 करोड़ 62 लाख रुपए, क्षेत्र पंचायतों को 14 करोड़ 52 लाख रुपए, जिला पंचायतों को मिलेगा 21 करोड़ 52 लाख रुपए का फंड। त्रिस्तरीय पंचायतों को 15वें वित्त आयोग का यह फायदा मिलने वाला है। और अब बढ़ते हैं आगे और आपको बताते हैं, हरिद्वार में हर की पैड़ी क्षेत्र में गंगा को स्क्रैप चैनल के बजाय फिर से गंगा की धारा नाम दिए जाने को लेकर आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक होने जा रही है। हरिद्वार से विधायक और शहरी विकास मंत्री मदन कौशिक इस बैठक को लेने वाले हैं। गंगा की धारा घोषित करना इतना आसान भी नहीं होगा, क्योंकि जैसे ही आप इसे गंगा का नाम देंगे, एनजीटी के प्रावधान इस पर उसी समय से लागू हो जाएंगे। एनजीटी के प्रावधानों के अनुसार गंगा से 200 मीटर की दूरी तक कोई भी कंस्ट्रक्शन नहीं हो सकता और इसके बाद अगली 300 मीटर की दूरी तक जो कंस्ट्रक्शन होगा उस पर भी कई तरह के प्रतिबंध लगे होंगे। इसी के चलते हरीश रावत सरकार ने इसको 2016 में स्केप चैनल का नाम दिया था, लेकिन अब इसे किस तरह से वापस गंगा की धारा में कन्वर्ट किया जाए लोगों की भावनाओं के अनुरूप, इसको लेकर आज ये बैठक होगी, जिसमें सचिव न्याय से लेकर सिंचाई विभाग, आवास विभाग, हरिद्वार विकास प्राधिकरण के अधिकारी होंगे और एक बीच का रास्ता निकाला जाएगा कि लोगों की भावनाओं के अनुरूप, गंगा सभा की भावनाओं के अनुरूप स्केप चैनल नाम हटाकर इसे फिर से गंगा की धारा का नाम दे दिया जाए। कैमरा पर्सन भरत शर्मा के साथ सुनील नौप्रभात, न्यूज 18 देहरादून। देहरादून से एक और खबर, जहां पर एक बड़ा फैसला होगा। आज होगा वीकेंड लॉकडाउन पर फैसला। जी हां, प्रदेश में 5445 पहुंची है पॉजिटिव केसों की संख्या। कंटेनमेंट जोन भी बढ़ाए गए हैं। 172 हुई है हॉटस्पॉट की संख्या। सबसे ज्यादा हरिद्वार में 138 क्षेत्र कंटेनमेंट जोन में आ चुके हैं, घोषित किए जा चुके हैं 138 कंटेनमेंट जोन इस क्षेत्र में। हालात की समीक्षा के बाद आगे फैसला अब लिया जाएगा, मुख्य सचिव के द्वारा कहा गया है। की समीक्षा करेंगे और करने के बाद फिर आगे क्या व्यवस्था होगी उसके बारे में निर्णय लेंगे। हमने उद्योग जगत के भी लोगों से और वाणिज्य के जगत के भी लोगों से अनुरोध किया है कि वो अपने सभी सदस्यों को कहें कि जो प्रशासन के द्वारा उन्हें विधि बताई गई है किस प्रकार से अपने प्रतिष्ठान को, अपने औद्योगिक स्थान को चलाना। बढ़ते हैं आगे, बड़ी खबर आपको बताते हैं। बीजेपी प्रदेश महामंत्री के कोरोना पॉजिटिव निकलने से हड़कंप मचा हुआ है। कुमाऊं के 250 से ज्यादा बीजेपी कार्यकर्ता क्वारंटाइन हुए हैं। हल्द्वानी से महामंत्री के साथ दौरे पर गए थे कई स्थानीय पदाधिकारी। हल्द्वानी, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, बागेश्वर के दौरे पर आए थे महामंत्री। अब सभी जगह कुलदीप कुमार ने अपनी हाजिरी दी थी, कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की थी, मुलाकात की थी, जो कि अब पॉजिटिव निकल आए हैं। बीजेपी के नेता हैं कुलदीप, जो कि निकले हैं पॉजिटिव। कार्यकर्ताओं के साथ की थी बैठक। अब इस बीच ये खबरें सामने आ रही हैं कि 250 से ज्यादा बीजेपी कार्यकर्ता क्वारंटाइन किए गए हैं। कुमाऊं के 250 से ज्यादा बीजेपी कार्यकर्ता क्वारंटाइन हुए। अगली खबर नैनीताल से, हाईकोर्ट की खंडपीठ का आदेश आया है। धार्मिक स्थलों पर लाउडस्पीकर का मामला है ये। 60 डेसिबल तक किया जा सकता है स्पीकर की आवाज को। हाईकोर्ट का फैसला। बाजपुर जामा मस्जिद ने दाखिल की थी इस पर याचिका। हाईकोर्ट के 2018 के आदेश में संशोधन किया गया था और उसकी मांग की गई थी। 2018 में जस्टिस राजीव शर्मा और लोकपाल की बेंच ने दिया था आदेश। धार्मिक स्थलों में 5 डेसिबल स्पीकर की आवाज रखने का निर्णय दिया गया था। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इस वक्त की नैनीताल से आ रही है बड़ी खबर, जहां पर धार्मिक स्थलों पर लाउडस्पीकर का ये मामला है और इस पर फैसला हाईकोर्ट की खंडपीठ का आदेश आ चुका है। 60 डेसिबल तक ही किया जा सकता है लाउडस्पीकर की आवाज को। साफ कर दिया है हाईकोर्ट ने, 60 डेसिबल तक ही की जा सकती है लाउडस्पीकर की आवाज। हाईकोर्ट का ये फरमान। अब बाजपुर जामा मस्जिद ने दाखिल इस पर याचिका की थी। और एक और बड़ी खबर आ रही है उत्तरकाशी से। रामेंद्र कुशवाहा है मुख्य शिक्षा अधिकारी।
20 जुलाई को देहरादून से लौटे थे कुशवाहा। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, रामेंद्र कुशवाहा हैं मुख्य शिक्षा अधिकारी। और एक और बड़ी खबर आ रही है हल्द्वानी से, जहां पर प्लाज्मा थेरेपी को लेकर ये बड़ी अपडेट। कोरोना का इलाज अब प्लाज्मा थेरेपी से शुरू किया जाएगा। उत्तराखंड में शुरू हो चुका है प्लाज्मा थेरेपी से कोरोना का इलाज। सुशीला तिवारी अस्पताल में शुरू की गई है ये प्रक्रिया सबसे पहले, और 2 मरीजों के ऊपर इस्तेमाल की गई है प्लाज्मा थेरेपी। ठीक हो चुके कोरोना मरीज के ब्लड से होती है ये थेरेपी, जिसका इस्तेमाल कोरोना संक्रमित लोगों के ऊपर किया जाता है। ठीक हो चुके लोगों के ब्लड के द्वारा प्लाज्मा थेरेपी इसको कहा जाता है। अब 2 लोगों के ऊपर इस थेरेपी का इस्तेमाल सबसे पहले किया गया है सुशीला तिवारी अस्पताल में। और अब आपको जल्दी से देते हैं प्रदेश की कोरोना अपडेट। राज्य में कोरोना के 145 नए मामले कल सामने आए और कुल हो जाते हैं मामले 5445। एक्टिव केस 1948, देहरादून से 68, हरिद्वार से 32, नैनीताल से 31 केस सामने आए कल। उत्तरकाशी की अगर बात करें तो यहां पर से 7, टिहरी से 4, अल्मोड़ा से 3 केस। और कोरोना से अगर मौत की बात कर ली जाए तो 60 लोग अब तक जान गंवा चुके हैं। तो 60 लोग अब तक जान गंवा चुके हैं। कल एक और बड़ा नंबर कोरोना संक्रमित लोगों का सामने आया। इस बीच ये भी अपडेट आपको दे रहे हैं, अब प्लाज्मा थेरेपी के जरिए लोगों का इलाज किया जाएगा। 2 लोगों के ऊपर सबसे पहले इस्तेमाल की गई है प्लाज्मा थेरेपी सुशीला तिवारी अस्पताल में। रिजल्ट पॉजिटिव आते हैं तो फिर आगे की प्रक्रिया को शुरू किया जाएगा। 145 कल आए हैं राज्य में कोरोना के मामले, 5445 कुल मामले उत्तराखंड में। बढ़ते हैं आगे, चमोली की खबर आप तक पहुंचाते हैं, जहां पर जान जोखिम में डालकर पुल पार करते हुए उफनती नदी से नजर आए कुछ लोग। पुल ग्रामीणों ने बनाया, लकड़ी का ये पुल बना। दशौली ब्लॉक में ये बना है लकड़ी का पुल। 2018 की बाढ़ में टूट गया था यहां का पुल। अब काम चलाऊ तरीके से लोग पुल को पार कर रहे हैं। उफनती हुई नदी देखिए, पानी का प्रेशर भारी भरकम, पहाड़ों पर लगातार होती बारिश, और इस उफनती नदी के बीच में ये टेम्परेरी लकड़ी का पुल बनाकर लोग इस नदी को पार कर रहे हैं, जान जोखिम में डालकर। संपर्क टूट गया था, उसके बाद पीएमजीएसवाई को उन्होंने बहुत लेटर दी, चिट्ठी दी, और उसके बाद उन्होंने एक अल्टरनेटिव वैकल्पिक रास्ता बनाया, लेकिन उसके बाद अभी तक स्थायी पुल नहीं बन पाया। और बहुत बार हमने आग्रह किया था वहाँ पर वैली ब्रिज बन जाना चाहिए या कोई स्थायी पुल बने, लेकिन अभी तक वो पुल बना नहीं है। पेड़ के ऊपर से कुछ बच्चे जा रहे हैं, तो मैंने अभी जानकारी ली, तो वहाँ के 200 मीटर के पास में ही पीडब्ल्यूडी का नॉर्मल पैदल पुल है। अब इससे क्यों जा रहे हैं ये मुझे नहीं पता है, क्योंकि उसके जस्ट 200 मीटर्स एक्स्ट्रा लगेगा और वहाँ पे पैदल पुल ठीक ठाक बना हुआ है पीडब्ल्यूडी का। और उसके आगे भी पीएमजीएसवाई का भी एक मोटर पुल की भी कार्यवाही गतिमान है। पिथौरागढ़ में बादल फटने को लेकर अपडेट। टांगा में शुरू हो चुका सर्च ऑपरेशन काफी समय ले चुका है। 2 लोगों की होनी है बस तलाश, क्योंकि अब तक 9 लोगों के शव बरामद कर लिए गए हैं। 104 लोगों की टीम इस सर्च ऑपरेशन में लगी हुई है। रविवार की रात बादल फटा और हाहाकार मच गया पूरे इलाके में। 11 लोग लापता हो गए थे। मलबे के नीचे दबने से 3 लोगों की मौत भी हो गई थी, और रविवार के बाद से ही लगातार सर्च ऑपरेशन जारी है। ये 2 तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर, जहां पर एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, आईटीबीपी, पुलिस के जवान लगातार कुल 104 अधिकारी जो हैं इस सर्च ऑपरेशन में लगे हैं। खोजी कुत्तों को भी लगाया गया है ताकि जल्द से जल्द इस ऑपरेशन को अंजाम दिया जा सके और बचे हुए 2 लोगों की अब तलाश की जा सके। ज्यादा जानकारी लेते हैं, विजयवर्धन उप्रेती मेरे सहयोगी पिथौरागढ़ से मौजूद हैं। विजयवर्धन, क्या अपडेट है? 2 लोगों के शव बचे हैं अब सिर्फ तलाशने के लिए। जी कंचन, उम्मीद है कि शायद आज 5वां दिन रेस्क्यू ऑपरेशन का है और आज 2 लोगों के शव भी बरामद हो जाएंगे, क्योंकि 9 लोगों के शव बरामद हुए थे। टोटल 11 लोग लापता थे जब रविवार की रात को बादल फटने की घटना हुई है। तो इस बात की संभावना है कि आज 2 लोगों के भी, जो लापता लोग हैं उनके भी शव बरामद कर लिए जाएंगे। 104 लोगों की टीम लगी है। एक तरीके से बहुत ज्यादा ये संख्या है। आईटीबीपी, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, पुलिस, राजस्व पुलिस के सभी लोग जुटे हुए हैं। तो कम से कम ये उम्मीद बनी हुई है कि संभवतः आज सर्च एवं रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो आज पूरा हो जाएगी। क्या अभी मौसम खराब है विजय? नहीं, अभी फिलहाल सुबह टीम गई है टांगा में, तो मौसम सुबह ठीक है। तो संभवतः पहाड़ों में दोपहर के बाद मौसम का मिजाज ज्यादा बदलता है, तो ये उम्मीद जताई जा रही है कि दोपहर तक हो सकता है कि ये जो सर्च ऑपरेशन है ये पूरा हो जाए। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका विजयवर्धन उप्रेती जानकारी देने के लिए। इसी पर आपको बताएं कि कैबिनेट मंत्री अरविंद पांडे ने पिथौरागढ़ के आपदा प्रभावित टांगा का दौरा भी किया और उस दौरान उन्होंने आपदा प्रभावितों को हर संभव मदद करने का भरोसा दिया।
कैबिनेट मंत्री ने प्रशासन को तांगा गांव में रहने वाले सभी लोगों को सुरक्षित स्थान पर बसाने के निर्देश दिए हैं। मंत्री अरविंद पांडे कहते हैं तांगा गांव में भारी आफत बरसी है, ऐसे में ये गांव हर तरफ से खतरनाक हो गया है। अब तो कैबिनेट मंत्री पहुंचते हैं अरविंद पांडे, जो कि लोगों से मुलाकात करते हैं, बात करते हैं। तांगा गांव में इस समय हालात बहुत ज्यादा खराब हो रखे हैं, बारिश लगातार हो रही है। 2 लोगों का शव सिर्फ बचा है अब रेस्क्यू करने के लिए, जिसके लिए 104 लोगों की सुरक्षा कर्मियों की टीम लगातार दिन रात एक करके कोशिश कर रही है। मंत्री जी का दौरा, जहां पर भरोसा दिया गया कि जल्द से जल्द सब ठीक होगा और लोगों को हर तरह की मदद दी जाएगी। जीवन की हिफाजत हमारी सरकार की प्राथमिकता है। उनको सुविधाजनक स्थान पर पहुंचाया जाए ताकि कोई दूसरी घटना ना घटे, हमारी और कोई जनहानि ना हो, और जनता की जो हमारी जान है उनकी हिफाजत के साथ साथ उनके पशु हैं, उनके सामान हैं, उनकी हिफाजत के लिए भी हमने फिर जिला प्रशासन को निर्देश दिया है। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। कोटद्वार में हर साल नदी और गदेरों में हो रही तबाही को लेकर कांग्रेस ने सरकार पर जमकर हमला बोला। पूर्व कैबिनेट मंत्री सुरेंद्र सिंह नेगी ने कोटद्वार में हुई तबाही की जिम्मेदारी कोटद्वार विधायक हरक सिंह रावत को दे दी। नेगी का कहना है कि उनके कार्यकाल में कभी भी कोटद्वार में बाढ़ जैसे हालात नहीं बने, लेकिन जब से हरक सिंह रावत विधायक बने हैं तब से हर साल कोटद्वार आपदा झेल रहा है। उन्होंने कहा कि कोटद्वार विधायक हरक सिंह रावत अपनी विधायक निधि का दुरुपयोग कर रहे हैं, जबकि इसका उपयोग कोटद्वार के विकास और सुरक्षा कार्यों के लिए किया जाना चाहिए। करना चाहते हैं उनकी विधायक निधि होगी, कहाँ खर्च होती है, किसको खर्च दी जाती है, कैसे होती है, ये तो भगवान जाने, लेकिन ये अवसर होते हैं जहाँ पर उसको खर्च किया जाना चाहिए। मैंने तो जिलाधिकारी को भी लिखा था कि भाई वैसे तो ये ग्रामीण क्षेत्र से अब शहरी क्षेत्र आ गया, लेकिन मनरेगा में उम्मीद है कि पैसा आने की संभावना है। पिथौरागढ़ से खबर आ रही है, जहां पर मुनस्यारी तहसील के धापा गांव में भी आसमानी आफत ने तांडव मचा दिया है। करीब 51 परिवारों को टेंट में रहना पड़ रहा है। इस पूरे इलाके को जोड़ने वाला मोटर मार्ग जमींदोज हो चुका है। धापा में दर्जन भर से अधिक घर मलबे और बोल्डर की चपेट में आ गए हैं, टूट गए हैं, और चीन सीमा को जोड़ने वाले लीलम मोटर मार्ग में है धापा गांव। धापा के अलावा भी इस इलाके में कई ऐसे गांव हैं जहां पर आसमानी आफत तबाही मचा रही है। 5 दिन से जो है ये रोड जो है नहीं खुल पाया है। लोग ये खरी चराई से होके जो है अपना जो भी काम के लिए आ रहे हैं, और ये खरी चराई में जाना जो है किसी खतरे से कम नहीं है। इससे जो हमारी धापा में जो है बादल फटने से जो है काफ़ी नुकसान हुआ है। अब आपको बताएं, पहली बार जुलाई के महीने में नैनी झील में पानी लबालब हो गया है, जिससे झील में रंगत लौट आई है। हालांकि झील में पानी का स्तर तेजी से बढ़ने के चलते खतरे की ओर ये अंदेशा दे रही है। साथ ही इस बार कम बारिश के बाद भी नैनी झील नैनीताल में पर्यटकों की कमी के चलते जलस्तर बेहतर है। इसके बाद अब सामान्य से 10 फीट पर पानी का स्तर पहुंच गया है। हालांकि सिंचाई विभाग के अधिकारी कह रहे हैं कि इसके लिए उच्च अधिकारियों को पत्र लिखा गया है। सहमति मिलने के बाद ही झील से पानी की निकासी की जाएगी। आना कोविड-19 के तहत ये नैनी झील के लिए काफ़ी अच्छा साबित हुआ है इस बार, और इसके हेल्थ में वाटर लेवल के इंक्रीजिंग में काफ़ी इम्प्रूव किया है। लास्ट वीक ये जो बारिश हुई 105 mm की, उसमें ऑल ऑफ सडन इसका लेवल 1 फीट के से ज़्यादा राइज कर गया है। टिहरी की खबर, जहां पर नेशनल हाईवे 94 पर ऑल वेदर रोड निर्माण के चलते अब खाड़ी बाजार को खतरा पैदा हो गया है। सड़क चौड़ीकरण और बारिश के चलते लगातार पहाड़ियां दरक रही हैं। 20 जुलाई को पहाड़ी का एक बड़ा हिस्सा सड़क पर गिर गया था, जिससे बड़ा हादसा होते होते टला। तो वहीं अब हेवल नदी पर निर्माणाधीन पुल से पानी की निकासी कम होने से पुराने पुल के नीचे नदी का पानी इकट्ठा हो रहा है, जिससे खाड़ी बाजार और करीब 25 परिवारों को खतरा पैदा हो गया है। इस मामले में डीएम का कहना है कि बीआरओ और प्रशासन की टीम द्वारा मौके का निरीक्षण किया गया है। बाजार को सुरक्षित करने के लिए एहतियातन कदम उठाए जाएंगे। वो जिलाधिकारी उपचार सबको अवगत करा दिया गया इन खतरों से। नदी का खतरा है और ऊपर पत्थर का खतरा है, फिर भी कोई
संज्ञान लेने को जरूरी नहीं समझा। एसडीएम और बीआरओ की टीम मौके पर जा रही है। बीआरओ को ये निर्देशित कर दिया गया कि यदि पत्थर को हटाना पड़ रहा है तो तत्काल हम उसे वहाँ से हटाएंगे, और उसके लिए अगर किसी के भवन का या भूमि का अधिग्रहण करना पड़े जिनको कि डैमेज होता है तो वो भी हम लोग उसमें करेंगे। देश के राज्यों में फसल चौपट करने के बाद टिड्डियों का दल चंपावत जिले के पहाड़ी क्षेत्र में आतंक मचाता हुआ नजर आया। जिले के तल्लादेश और गुमदेश क्षेत्र में टिड्डियों का दल आतंक मचाता हुआ दिखा। वायरल वीडियो में दिख रहा है हजारों की संख्या में आए हुए टिड्डियों का ये दल। स्थानीय लोग इनको भगाने की कोशिश कर रहे हैं। जिला कृषि अधिकारी कहते हैं कि जिले की सभी पंचायतों को अलर्ट पर रखा गया है। किसानों को इसके बचाव के तरीके की जानकारी दी जा रही है। इससे निपटने के सारे उपाय हमने बता दिए हैं। हमारे 24 न्याय पंचायतों में सारे दल यूनिट्स बनी हुई हैं और वो इससे निपटने के लिए पूरी तत्परता से कार्य कर रहे हैं। और अगर ये टिड्डी का दल कहीं पर बैठता है तो हम इसके पूरी तरह इसके लिए केमिकल ट्रीटमेंट, जो हमारे पास यहाँ पर केमिकल है क्लोरोपाइरीफॉस, तो उसका हम ट्रीटमेंट करके टिड्डियों को पूरी तरह नष्ट करने की भी कार्रवाई कर रहे हैं। तो चंपावत पहुंचा है टिड्डी का दल और देखिए किस तरह से ये वायरल वीडियो की तस्वीरें आपके सामने हैं, जहां पर पूरी फसल को चौपट करके ये अब चंपावत पहुंच गया है टिड्डियों का दल। टिहरी का डोबरा चांठी पुल आखिरकार करीब 15 साल बाद सितंबर में अस्तित्व में आ जाएगा। 200 करोड़ की लागत से बनकर तैयार हुआ ये सस्पेंशन मोटर ब्रिज, जिसका काम इन दिनों अपने आखिरी चरण पर चल रहा है। सितंबर में इसे प्रधानमंत्री के हाथों आम जनता को समर्पित करने की तैयारी है। टिहरी बांध झील पर बनाया जा रहा 725 मीटर ये लंबा डोबरा चांठी पुल देश का सबसे बड़ा सस्पेंशन मोटर ब्रिज है। इसके बनने से टिहरी के प्रतापनगर और धौलदार तहसील के करीब 150 गांव को एक तरह से एक नया जीवन मिल जाएगा। इस पुल के अभाव में यहां के लोगों को 150 किलोमीटर तक की दूरी तय करनी पड़ती थी, लेकिन अब इस पुल के बनने के बाद आसानी हो जाएगी। और इसी खबर के साथ इस छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर इस बुलेटिन में रुक रहे हैं। जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ ब्रेक के उस पार।